समान अध्ययन मैंने आप सभी को बहुत विस्तार से पढ़ाया है। फाउंडेशन बैच में एक एक विषय वस्तु को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। रिवीजन बैच में आप सभी को रिवीजन कराया, आपकी समझ विकसित की है, विश्लेषण के साथ पढ़ाया है। अब मैं आपको समान अध्ययन वन लाइनर कंटेंट भी पढ़ा रहा हूं। एक नई पहल है, नया इनिशिएटिव है, जीके जीएस का वन लाइनर यानी फैक्चुअल कंटेंट। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं, आईएएस में भी पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हैं वहां पर भी तथ्य पूछे जाते हैं। फैक्ट खूब आते हैं, जितने भी आपके एग्जाम है सभी में। देखिए, बिना फैक्ट के आप विश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं। तो जो फाउंडेशन बैच में मैं पढ़ाता हूं वो डिटेल में चीजें पढ़ा रहा हूं, चीजें एक एक लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। हम चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ, और उसकी पूरी एक स्टोरी के साथ उसको पढ़ रहे हैं ताकि वो चीजें याद रहे। यहां पर हम केवल फैक्चुअल पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, फैक्ट बाय फैक्ट, और मेरी कोशिश रहेगी कि फैक्ट आपको याद हो जाए। आईएएस एग्जाम में जितने भी फैक्ट आते हैं यहां से कवर होंगे, स्टेट पीसीएस एग्जाम में जितने भी फैक्ट आते हैं यहां से कवर होंगे। यहां से आपके आरओ का एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम आप सभी का, जैसे लाइक एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, या फिर कोई भी एग्जाम आप देंगे, फैक्ट आपके पूरे के पूरे याद जरूर करवा दूंगा मैं। तो ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जहां पे तथ्यात्मक और फैक्चुअल डेटा आप सभी को पढ़ाया जाएगा। अब चूंकि इसमें पढ़ाने का तरीका क्या होगा, एक तरीका यह हो सकता है कि क्रम से एक एक सब्जेक्ट को लें और हम पढ़ाना चालू करें। आपको क्रम से नहीं पढ़ना, मैं क्रम से पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं आपको महत्वपूर्ण पढ़ाऊंगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है समान अध्ययन जीके जीएस वन लाइनर। जो जनरल स्टडी और जीके जनरल नॉलेज वाला सेगमेंट है उसका वन लाइनर कंटेंट रहेगा, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक का संपूर्ण तथ्य परख अध्ययन है। यानी फैक्चुअल डेटा जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपको बार बार भूल जाते हैं, एक रिवीजन वाली समस्या भी रहती है ना, आपको भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे केवल फैक्चुअल डेटा आपको याद कराया जाएगा जो आपके आगामी एग्जाम है, सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। जितने भी छात्र हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज आपको फॉलो करनी है। समान अध्ययन वन लाइनर कंटेंट अब आपका शुभारंभ होता है। मैं सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका लेके चलूंगा। एक सेशन में लगभग 20 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25-30 फैक्ट रहेंगे। बाद में इसका इंटायर सेशन आएगा जिसमें मल्टीपल बहुत पूरे के पूरे फैक्चुअल उसमें संपूर्ण सेशन के तौर पे आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए एक नया शुभारंभ करते हैं। रैंडम टॉपिक होंगे, इतिहास भी होगा, इसमें भूगोल के टॉपिक भी होंगे, जो है राज्य व्यवस्था भी होगी, पर्यावरण भी होगा आपका, इसमें साइंस सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान भी होगा, और करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। यानी ए टू जेड सारे सब्जेक्ट, जहां पे फैक्ट होगा, जहां पे तथ्य होगा, जो तथ्य परीक्षा के लिए जरूरी होगा वो सब यहां पे याद कराया जाएगा। तो आपके जो आगामी एग्जाम हैं, प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रामबाण है। जहां की मुख्य परीक्षा आमतौर पे ज्यादातर मुख्य परीक्षा रिटन में है, लिखने में है, लेकिन जो वनडे एग्जाम है जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है या आरओ में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, वहां पर आपको यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। एक एक करके फैक्ट मैं आपको बताता जाऊंगा, कुछ चीजें आप लिखते भी जाइएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा। मेरी इन क्लासेस का नोट्स आपको साथ साथ बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास से शुरू करेंगे, और इतिहास में मॉडर्न वाले सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो क्यों ना आधुनिक भारत वाले विषय वस्तु को हम पहली प्राथमिकता दें, आधुनिक भारत वाले विषय वस्तु को लेकर के चले। आप लोग बस लिखते भी जाइएगा साथ साथ में। तो जैसे देखिए कुछ आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से प्रश्न आपका मैच द फॉलोइंग आ जाता है ना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे एनी बेसेंट के द्वारा दो पुस्तकें या कह सकते हैं दो पत्रिकाएं थी जो आपकी उस समय जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, एक तो न्यू इंडिया है, दूसरा कॉमनवेल है। कई बार क्वेश्चन इससे बन चुका है। मैंने जैसा कि बताया कि ये तथ्यात्मक डेटा जो रहेगा रैंडम रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक ज्यादा रहेंगे, और यही होना चाहिए, अप्रोच ही यही होना चाहिए। परीक्षा के लिए सबसे रामबाण सीरीज है आपकी, ये समझ लीजिए रामबाण सीरीज है, जीएस वन लाइनर रामबाण सीरीज के तौर पे आपकी ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है न्यू इंडिया
और कॉमन बिल। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा किसी चीज का, एक बहुत ज्यादा क्या करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तथ्यपरक है। जो यदि आप एनालिसिस बेस पढ़ना है तो आप मेरे साथ, आपको फाउंडेशन बैच में जुड़ना पड़ेगा। रिवीजन करना है तो रिवीजन बैच में एक नया ही सेगमेंट चालू कर रहा हूं। याद कर लीजिए, न्यू इंडिया कॉमन बिल एनिवेशन, ठीक है। हिंद स्वराज आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। स्वराज, ये महात्मा गांधी, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। आप सभी को पता है एक पुस्तक इंडिया बिन्स फ्रीडम के नाम पे है, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे ये, और देश के संविधान निर्माण में, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान था इनका। आजाद, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, लिखते जाइएगा। इसके बाद बापू माई मदर, ये शीर्षक से एक संस्मरण लिखा है मनु बहन ने। बापू माई मदर, एक ये संस्मरण है, मनु बहन के द्वारा लिखा गया है। मनु बहन, बापू माई मदर, ये सब पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पे पूछे गए होंगे। अरविंद घोष, अरविंद घोष, हम इसमें स्वतंत्र हैं। ये जो पूरी सीरीज है आपकी, इसमें मैं स्वतंत्रता के साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और आप आराम से इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। द लाइफ डिवाइन, एक बार क्लास में पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की ये आपकी जो है द लाइफ डिवाइन है, ठीक है। इसके बाद एक आपका गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये कुछ बुक्स हैं। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया करके एक बुक लिखी है, अनहैप्पी इंडिया। देखो डायरेक्ट या तो वन लाइनर पूछ लेगा या मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। दुर्गेश नंदिनी किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी किसकी है? दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। आनंद मठ भी इनके द्वारा लिखी गई है। एक जो मतलब एवरग्रीन है, ये पूछा ही जाता है, रफली आपको पता भी होगा, एक बार जान लीजिए। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लाला लाजपत, दादा भाई नौरोजी, माफ करिएगा, लाला लाजपत राय जी की अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की, इनके द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इसमें बताया गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी गई है। बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। तिलक साहब के, तिलक साहब के गीता रहस्य भी तिलक साहब की है, ठीक है। गीता रहस्य भी तिलक साहब की है। अनहैप्पी इंडिया भी लाला लाजपत राय की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। कुछ ये बुक्स हैं, ठीक है। एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट माफ करेगा, इंडियन अनरेस्ट, ये बुक लिखी है वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। इसी पुस्तक में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा।
जिसके बाद उनके ऊपर केस किया गया, वो सारी चीजें। भारतीय अशांति का जनक इसी के द्वारा, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया, इंडिया अर्नेस्ट में, इसी बुक में। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। दो किताबें और बताऊंगा, एक इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष बाबू की पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष जी की पुस्तक है। प्रयागराज में एक सुभाष चौराहा है सिविल लाइन का, बड़ा ही मतलब खूबसूरत, वहां पे उनकी तस्वीर है। सुभाष जी को जो स्थान मिलना चाहिए था इतिहास में, वो नहीं मिला है। इस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहा इस नायक का, इस हीरो का, ठीक है। अभी इंडिया गेट के सामने, इंडिया गेट है ना, उसके जस्ट सामने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। तो अब सरकार, ये सरकार की प्राथमिकता में है व्यक्ति। अगली है वीडी सावरकर के द्वारा हिंदुत्व पुस्तक लिखी गई है, हिंदुत्व। ये बीडी सावरकर की पुस्तक है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, विनायक दामोदर सावरकर। ये भी एक ऐसे हीरो रहे जिनके बारे में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, जो स्थान इनको इतिहास में मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिला। भी मूवियाँ वगैरह बनी है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये कुछ बुक्स मैंने आपको बताई हैं, अभी इतनी रट लो। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिवेशन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। बापू माई मदर, मनु बहन की, अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, गीता रहस्य तिलक साहब की। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और एक जो मैंने आपको बताई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी, केसरी मराठा, बाल गंगाधर तिलक। अभी कुछ पुस्तक और है, अगले सेशन में उनको भी देख लेंगे। यहां तक हिंदुत्व बीडी सावरकर, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट आपका वैलेंटाइन सिरोल। आगे बढ़ते हैं। ये तो इतिहास से जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल डेटा थे आपके। अब चलते हैं, देखो आमतौर पे वैश्विक स्तर पे और भारतीय स्तर पे कुछ डेटा पूछा जाता है आपसे। फैक्चुअल डेटा ये है आपका खनिज से, खनिज से एक पूछ लेता है, खनिज, शीर्ष खनिज उत्पादक देश कौन कौन से हैं। और एग्रीकल्चर उत्पाद से क्वेश्चन आपका आता है, शीर्ष उत्पादक और शीर्ष निर्यातक, ये भी आ जाता है आपका, है ना। तो हम जो है एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे तांबा। तांबा खनिज है आपका, कहाँ पाया जाता है विश्व में, देख लेते हैं। तांबा भारत में राजस्थान में पाया जाता है आपका, खेतड़ी की खाने हैं। विश्व में चिली में सबसे ज्यादा मतलब पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, चिली में सबसे ज्यादा, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, चिली में सबसे ज्यादा पाया जाता है तांबा। नंबर 1 चिली है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पेरू है। ये कुछ फैक्ट है। और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये भंडारण की दृष्टिकोण से बता रहा हूं। भंडारण, भंडारण, कुछ धातुओं के भंडारण यहां पर अभी देखेंगे। एक तो चिली है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और फिर एक ही देश वहीं पर है, मतलब देश है पेरू। पेरू, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। ये तांबा बिल्कुल रट लेना, इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है ना, इनके दिमाग में फिक्स है ये क्वेश्चन। इस बात कोयला, पूरे विश्व की बात करें, अभी हम विश्व का भंडारण देख रहे हैं, विश्व में भंडारण वाले खनिज, विश्व देख रहे हैं और खनिज देख रहे हैं। इसके बाद अगले उसमें तांबा के बाद आता है कोयला। कोयला आपका खनिज है। और कोयला की यदि हम बात करें पूरे विश्व में, तो कोयला में सबसे ज्यादा नंबर 1 है अमेरिका, अमेरिका। फिर है रशियन फेडरेशन, जिसको हम रूसी संघ बोलते हैं, रूसी संघ, रशियन फेडरेशन। और तीसरे नंबर पे जो आपका है इसमें ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला है। भारत में भी कोयला है, लेकिन भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। एंथ्रेसाइट्स कश्मीर वाले क्षेत्र में, कारगिल वाले रीजन में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपका बिटुमिनस है। पीट आपका दक्षिण भारत में पाया जाता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। लिग्नाइट और पीट दोनों पाया जाता है, निम्न कोटि का कोयला कहलाते हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, ठीक है। भारत में पूरी बेल्ट है आपका, छोटा नागपुर, पठारिया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यही टॉप
आपके उत्पादक और भंडारक हैं। अब इस पे हम इंडिया वाले जब सेगमेंट पे आएंगे तब हम ज्यादा इस पे बात कर लेंगे। लोहा आपका सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस, ब्राजील और रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा भंडारण है आपका लौह अयस्क का। इसके बाद अगला है सोना। सोना आपका ऑस्ट्रेलिया में, सोना, स्वर्ण, एयू, सबसे ज्यादा तो आपका सोना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है दूसरे नंबर पे सोने के मामले में रूस आता है, फिर दक्षिण अफ्रीका आता है। रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका आता है, ठीक है। तांबा सबसे ज्यादा चिली, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे कोयला अमेरिका, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, सोने में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद कुछ और ऐड कर लेते हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं ले रहा हूं ताकि आपको पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोल या कच्चा मतलब तेल कह सकते हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, वेनेजुएला नंबर 1 में है इसमें, वेनेजुएला भंडारण में, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर सऊदी अरब है और फिर इसके बाद कनाडा है, सऊदी अरब, फिर कनाडा है। ये प्रश्न भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है। वेनेजुएला मतलब अभी यहाँ पे क्या है, एक तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, दूसरा अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने, तो वेनेजुएला में भंडारण तो है लेकिन उत्पादन नहीं होता उतना। दूसरा क्या है, हालत बहुत खराब है यहाँ के लोगों की, अभी हाल ही में डिमोनेटाइजेशन भी किया था, यहाँ की मुद्रा की स्थिति काफी खराब हो गई थी, तो मतलब कंडीशंस काफी खराब है क्रूड ऑयल में। अभी भारत भी जो इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, हमारा आयात पे निर्भर है पूरा का पूरा, तो हम रूस से सबसे ज्यादा आयात कर रहे हैं, रूस से, फिर इराक से, फिर सऊदी से, फिर यूएई से, है ना। तो भारत सबसे ज्यादा इस समय टॉप इंपोर्टर है, रसिया से इंपोर्ट करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। ये फैक्ट भी बीच बीच में जो मैं बताता जा रहा हूं इनको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद चांदी की बात करें यदि, चांदी पेरू में पाई जाती है ज्यादा, पेरू, ये भी आपका लैटिन अमेरिकी देश है, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है ना आपका, यहाँ से पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पोलैंड, यहाँ पे चांदी पाई जाती है आपकी, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यहाँ पे चांदी पाई जाती है, ठीक है। दिमाग में बैठा लेना, ये कुछ फैक्ट है। अच्छा एक चीज और देख लो, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के मामले में रूस सबसे ज्यादा है। रूस में देखो तेल के भंडार भी बहुत है और प्राकृतिक गैस भी रूस में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला में है, तो सबसे ज्यादा रूस में, फिर इसके बाद ईरान में, ईरान में भी प्राकृतिक गैस बहुत है। ईरान वही जो अभी आपको तो पता है पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है और कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। अभी इजराइल के द्वारा हमला कर दिया गया था, बड़ा चर्चा में था। छोटा सा देश है कतर भी है, यहाँ भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। टॉप 3 में रूस, ईरान, कतर, ये कुछ याद कर लीजिए, ये संख्या बढ़ती जाएगी। एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, है ना, एक चीज और ऐड कर लेते हैं, और जितना कुछ भी आपको यह ऐड कराऊं दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट, एक बार क्वेश्चन पूछा था, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पाया जाता है टर्की में प्राकृतिक रूप से, फाइड, हम नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ग्रेफाइट टर्की, तुर्की में। तुर्की नंबर 1 है ग्रेफाइट के मामले में, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, चीन, ब्राजील। संभवतः अब आपको विश्व के भंडारण में कुछ खनिज मैंने डिस्कस किया, अभी ये मतलब चलता रहेगा। अब हम एग्रीकल्चर भी देखेंगे इसमें, कुछ मैं चाह रहा हूं कि फैक्चुअल डेटा बच्चों को ये ज्यादा भूलता है। फिर सब एक बार रट लो, तांबा, चिली, कोयला अमेरिका,
लॉ अयस्क ऑस्ट्रेलिया, सोना ऑस्ट्रेलिया, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वेनेजुएला, स्टार लगा रहा हूं इसमें, क्रूड ऑयल में स्टार लगा लो, तांबा में स्टार लगा लो, चांदी में भी लगा लो, चांदी आपका पेरू में पाई जाती है, सोना आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सोना ऑस्ट्रेलिया में, लोहा ऑस्ट्रेलिया में, प्राकृतिक गैस के मामले में रसिया है, ये भी स्टार लगा लो, ग्रेफाइट में टर्की है, ठीक है ना। चलते जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट मैं देखो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट अब मैं केवल फैक्चुअल के मूड से हूं ताकि आपको फैक्चुअल चीजें याद रहे, आपको दिक्कत ना हो किसी बच्चे को, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ है, बहुत पूरा एक एक करके हम देखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी फैक्ट देखते हैं, कुछ इकोनॉमी से जुड़े हुए एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट से, तथ्यात्मक चीजें जो एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे संस्थान हैं जिन संस्थानों से क्वेश्चन पूछ लेता है या कुछ फैक्चुअल डेटा है, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंतनगर में, पंतनगर है उत्तराखंड में, ठीक है। भारत का पहला प्रथम कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां है, पंतनगर, पंतनगर उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब यहां पे कुछ मैं अनुसंधान संस्थान आपको बताऊंगा, याद कर लीजिएगा रिवीजन के दृष्टिकोण से भी और याद करना भी। दलहन संस्थान, पूरा नाम बताता हूं, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र लिख ही देते हैं पूरा, कानपुर में ये भारतीय दलहन, क्वेश्चन आता है इससे, अनुसंधान केंद्र कानपुर। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में अवस्थित है। कहां पर है, कटक, कटक उड़ीसा। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान उड़ीसा में अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में अवस्थित है, राजस्थान में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है भरतपुर। विश्व धान जीन बैंक कहां पर है, फिलीपींस में। विश्व धान जीन बैंक है आपका, विश्व धान जीन बैंक है फिलीपींस, फिलीपींस में आपका है विश्व धान जीन बैंक, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर था, अंबिका नगर राजस्थान में, अंबिका नगर राजस्थान में, नगर राजस्थान में, अंबिका नगर राजस्थान में पड़ता है आपका, ठीक है। अंबिका नगर राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान पड़ता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुदुचेरी में की गई। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में कहां हुई, पुदुचेरी में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुदुचेरी में, पुदुचेरी। केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुदुचेरी में की गई, ठीक है। एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, एवरग्रीन क्वेश्चन है, आता ही आता है, चाहे इसे पॉलिटिक्स जोड़ लीजिए, एग्रीकल्चर जोड़ लीजिए। पंचायती राज समिति किसकी
किस समिति, किसकी अनुशंसा में इस्टेब्लिशमेंट किया गया इंडिया में? रट लीजिए, आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है, हर बार आता है, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज, पंचायती राज की कमेटी कई सारी हैं, बट बलवंत राय मेहता समिति फेमस है। ये केंद्र राज्य संबंधों में एक सरकरिया कमेटी है, वो भी बहुत फेमस है। दिमाग में बैठा लीजिए ये जितना बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको संस्थान वगैरह भी बताए हैं। अभी आगे बहुत बड़ी संख्या है, एक एक करके धीरे धीरे हम लोग बताएंगे, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी विषय वस्तु है, बहुत सारा चूंकि फैक्चुअल है, वन लाइनर है, तो आपका ये चलता जाएगा। पॉलिटी का ये सेगमेंट आप जोड़ सकते हैं। पॉलिटी में ही कुछ आर्टिकल्स भी हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, लेकिन आर्टिकल से पहले मैं थोड़ा संविधान के भाग आपको रिवाइज करा देता हूं, फास्ट ट्रैक। दिमाग में याद के लिए, भाग 1 आपका संघ एवं उसके राज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 1 से 4। भाग 1 संविधान के भाग याद करा रहा हूं मैं आपको, लिखना चाहो लिख लो, याद करना चाहो बस रिवाइज कर लो। संविधान के भाग 22 भाग हैं संविधान में, मूल संविधान में, तब भी 22 थे, आज भी 22 हैं। हाँ, संशोधन के परिणाम स्वरूप एबीसीडी कई सारे जुड़ गए हैं, टोटल 25 कई जगह पे लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में हैं 22। मैं आपको बताऊंगा 22 के 22। तो संघ एवं राज क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, भाग 2 आपका नागरिकता है। भाग 1 आपका संघ एवं उसका राज क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से लेकर 4, नागरिकता भाग 2 है, आर्टिकल 5 से 11, मौलिक अधिकार भाग 3 है, 12 से लेकर 35। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व आपका जो है भाग 4 है, 36 से लेकर 51। मूल कर्तव्य आपका 4A है, आपका 51A आर्टिकल है, 51A। संघ आपका भाग 5 है, आपका 52 से लेकर 151 आर्टिकल आपका भाग 5 आपका संघ है, जिसमें यूनियन वगैरह के जितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है आपका, 52 से लेकर 151 तक, कैग वगैरह सब कुछ है। भाग 6 राज्य के बारे में जानकारी है, 152 से लेकर 237 तक राज्य है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, है ना, और फिर पूरी संसदीय विधायिका की प्रक्रिया जो है, महाधिवक्ता, चूंकि महान्यायवादी आपके सेंट्रल में होते हैं आर्टिकल 76, और यहाँ पे आपके महाधिवक्ता होते हैं स्टेट में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और इसके बाद जो है आपका इसी में हाई कोर्ट, जो अधीनस्थ न्यायालय है, सब कुछ है ये। तो भाग 6 तक क्लियर हो गया। भाग 1 आपका संघ एवं राज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, और भाग 4 निषेध तत्व, भाग 5 संघ, भाग 6 आपका राज्य। भाग 7 आपका खत्म हो गया है, भाग 7 अब नहीं है। जब आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके बाद भाग 7 को हटा दिया गया, क्योंकि उसमें पहली अनुसूची में जो राज्यों की लिस्ट है वो का, खा, गा, घा ऐसे करके पूरे 4 कैटेगरी में बनाया गया था, तो वो खत्म हो गया। अब राज्यों को पुनर्गठन किया गया है ना 7वां संविधान संशोधन से। तो भाग 7 निरसित है, उसमें आर्टिकल 238 हुआ करता था, वो खत्म कर दिया गया है। ये आर्टिकल ये भाग आपका समाप्त हो गया। भाग 8 आपका संघ राज क्षेत्र है, आर्टिकल 239 से 242 तक है संघ राज क्षेत्र। भाग 9 आपका पंचायतें हैं, पंचायत 243 में, मतलब 243 का से लेके 243 आड़ा तक आपका पंचायतें हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 में, भाग 9A नगर पालिकाएं हैं, जिसमें 243 ता से लेके 243 याछा तक जानकारी है। और भाग 9B में सहकारी समितियां हैं, जिसमें 243 याजा से लेकर 243 याना तक जानकारी है, ठीक है। तो ये का भाग 9 आपका ग्राम पंचायत, पंचायतें हैं, भाग 9A आपका नगर पालिकाएं हैं, और 9B आपका सहकारी समितियां हैं। भाग 10 आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, आर्टिकल 244 और 244A इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 10 में जो शेड्यूल्ड आपके एरिया है, जहां ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, 244 244A। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तक। भाग 12 आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, 264 से लेकर 300A तक। भाग 13 आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से लेकर 323 तक। इसके बाद भाग 14A है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण है, 323A से लेकर 323B तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से लेकर 329 तक आपका इलेक्शन कमीशन है।
भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, 330 से लेकर 342 तक है। निर्वाचन आयोग कितना है, 324 से लेकर 329। भाग 17 में राजभाषा है, राजभाषा 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है, 352 से 360। ठीक है, बाद में आर्टिकल्स भी हम देखेंगे। भाग 19 में मिसलिनियस चीजें दी गई हैं, जिसको हम प्रकीर्ण बोलते हैं, 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 आपका संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं, 369 से लेकर 392 तक में। और भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ, पाठ निरसन, ये सब कुछ है, 393 से 395 तक। तो ये कुछ आपके जो है भाग है संविधान के, भाग 22 तक है। क्रम से मैंने आपको भाग बता दिए सारे के सारे, और ये आपकी एक फैक्ट ये हो गया। अभी आगे अब पॉलिटी में भी जितनी भी चीजें मैं सब आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो देखिए मल्टीपल फैक्ट आप देखते जाइए, याद करते जाइए, ये सब बहुत कठिन नहीं है। मैं आपके दिमाग में बैठाता जा रहा हूं, पढ़ते जाओ, 1-2 बार सेशन को सुनोगे, याद हो जाएंगी चीजें। रट इस समय हमें टाइम नहीं है रहता, लास्ट मोमेंट में भी आप लोग को लगता है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, तो यहाँ पे फैक्चुअल रिवीजन भी आपका साथ साथ हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा साइंस के मामले में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साइंस के मामले में बहुत सारे उपकरण हैं, उपकरणों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, धुएं का घनत्व का मापन किससे किया जाता है? धुएं के घनत्व का मापन, इसके लिए एक स्केल प्रयोग की जाती है, रिंगलमैन स्केल। रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल के माध्यम से धुएं का घनत्व का मापन किया जाता है। धुएं के घनत्व का मापन, धुएं के घनत्व का मापन जो हम करते हैं वो किससे करते हैं? रिंगलमैन स्केल से। ठीक है, इसके बाद वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। वायु का वेग का मापन होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, वायु का वेग एनीमोमीटर से नापते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र का नाम होता है हाइड्रोफोन। पानी के भीतर ध्वनि सुनने के यंत्र का नाम है हाइड्रोफोन। पानी के भीतर ध्वनि सुनने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, पानी के भीतर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहा जाता है। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म पूछ लेता है। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में बोलते हैं उद्दीपित विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर आपको पता है ना, एक मतलब उसमें जो है बहुत ही बारीक रेखा में लाइट को क्या किया जाता है? प्रवर्धित किया जाता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपको जो है बोलते हैं लेजर का फुल फॉर्म होता है। कई पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दिमाग में बैठा के रखिएगा। लेजर का आविष्कार थियोडोर मेनन के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, थियोडोर मेनन। ठीक है, लेजर बीम का उपयोग कहां करते हैं? जो सेंसिटिव जगह होती है हमारी बॉडी में, सर्जरी में अब लेजर का उपयोग होने लग गया है। सर्जरी में जो सेंसिटिव स्थान है, आंख है हमारी, लेजर के द्वारा आंख का भी, आंख वहां पे मतलब कोई आप जो है औजार, हथियार, ये सब प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आंख, गुर्दा, हृदय, ट्यूमर, मस्तिष्क, इनके जो सर्जरी कार्य होते हैं ये सब लेजर से किए जाते हैं। लेजर के थ्रू जो ऑपरेशन होने लगे हैं, लेजर से। अब आपके अंदर स्टोन है, स्टोन को तोड़ देते हैं, लेजर से कर लिया, तो लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाजों में जब जहाजों की यात्राएं होती हैं और वहां पे जब समय का मापन करना होता है, क्योंकि जहाज आपका मल्टीपल जगह से गुजर रहा होता है, तो उसके लिए क्रोनोमीटर होता है। जहाजों में समय का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है जहाज में समय मापन करने के लिए। ठीक है, दिमाग में बैठा के लीजिएगा, ये आपको दिमाग में बैठाना है। वॉशिंग मशीन जो आपकी होती है, आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी आमतौर पे, अब सब जगह पहुंच गई है।
तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करती है। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करती है। दूध से जो है मक्खन जो निकाला जाता है या दही बनाया जाता है, सब अपकेंद्रण के सिद्धांत के आधार पे काम होता है। अपकेंद्रण के सिद्धांत में कोई भी गतिशील चीज में जो भी हल्की चीजें हैं वो ऊपर आ जाती हैं, है ना, और भारी चीज नीचे रहती है। तो आप देखते हैं वॉशिंग मशीन क्या करती है, बहुत तेजी से जो है पानी को रोटेट करती है, तो जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़ों की जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है और फिर पानी के थ्रू निकल जाती है वो। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करती है आपकी क्या, वॉशिंग मशीन। ठीक है। और एक आपका स्केल का उपयोग किया जाता है जिसको हम ब्यूफोर्ट स्केल कहते हैं। एक पैमाना है जिसमें हवा की गति की माप की जाती है, ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल के माध्यम से हवा की गति का मापन किया जाता है। हवा की गति का मापन, हवा की गति का मापन करते हैं किससे, ब्यूफोर्ट स्केल के माध्यम से किया जाता है। एक चीज और दिमाग में, लेजर का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। वहां पे अब आपको एग्जाम में आएगा, आप कर ले जाओगे बहुत। ऐसी रेडार, रडार का नाम आपने सुना है ना, रडार के माध्यम से जितने भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं या विदेशी कोई भी वायु क्षेत्र, जितना भी हमारा एयर ट्रैफिक है, रडार के माध्यम से उसको जो है रेक्टिफाई किया जाता है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग जो आपका होता है रडार का फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपको कुछ याद रखना है। सभी फुल फॉर्म वगैरह भी कई जगह पे पूछता है एग्जाम वगैरह में, तो दो मैंने आपको बताया। अभी मैं साइंस के सब कुछ आपको, अब ये चूंकि पूरी की पूरी एक श्रृंखला के तौर पे रहेगा, तो आपको फैक्चुअल डेटा आपके दिमाग में बैठाएगा। एक एक फैक्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको अब फैक्चुअल डेटा के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मल्टीपल फैक्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे और क्लास पे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए।